हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि जब भी जनरल एनेस्थीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो आपको जो है प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ही कॉमन तरीके से देखने को मिलते हैं। और ये ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनमें पेशेंट्स में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो है वो आम बात होती है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है इसी बिहाफ होने वाला है, और ये बीएससी और एमएससी का भी आपका टॉपिक हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो है वो क्लिनिकल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, और दूसरा जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं एनाटॉमिकल लेआउट के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी हेड टू टो जो है वो क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हेड की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो इसको हम बोल देंगे एनाटॉमिकल सिस्टम वेरिएशंस या कॉम्प्लिकेशंस। और क्लिनिकल टाइमलाइन की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव जो है, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की ओर ये दे रखा है प्री ऑप, इंट्रा ऑप और पोस्ट ऑप। इसके बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसी पेशेंट में, तो प्री मेडिकेशन हम प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट या प्री मेडिकेशन जो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। साथ में जो भी हमारा इंडक्शन का प्रारूप होता है या मेंटेनेंस का प्रारूप होता है वो हम इंट्रा ऑपरेटिव में पढ़ते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव में जो है अच्छे से रिकवरी और पेशेंट का जो पेन मैनेजमेंट होता है उसका जो है हमें जिक्र देखने को मिलता है। साथ ही अगर जनरल एनेस्थीसिया का कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर पेशेंट में देखने को मिलता है तो उसमें ये देखने को मिलता है कि पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को हो सकता है रीसीडेशन आ जाए, या मसल रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी जो है वो फिर से जनरेट हो जाए, तो पेशेंट में फिर से इंटूबेशन और पेशेंट को जो है वेंटिलेटर पे हमें रखने की जरूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ जो है हमने प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव जो हमने बतलाया वो क्या क्या करते हैं। तो मैंने बतलाया प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, प्री मेडिकेशन करते हैं। तो प्री मेडिकेशन का गोल भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एंजाइटी को रिमूव करता है ये, और प्रिपरेशन का ध्यान रखता है। किस तरह का प्रिपरेशन, तो इनएडिक्वेट फास्टिंग इनडायरेक्टली एलिवेट्स एस्पायरेशन रेट्स। मतलब जो भी हम नील पर ओरल स्टेटस की बात करते हैं कि अगर हम फूड के क्राइटेरिया की बात करें तो सेमी सॉलिड फूड के लिए लगभग 4 to 6 आवर्स जो है हम फास्टिंग रखते हैं। सॉलिड फूड के लिए जो है हम लगभग 6 to 8 आवर्स की मिनिमम फास्टिंग रखते हैं। और अगर किसी तरह का लिक्विड या फ्रूट जूस अगर हम देते हैं पेशेंट को तो लगभग 2 to 4 आवर्स की जो है फास्टिंग जो है हमें नीडेड होती है। तो अगर हम इन क्राइटेरिया को ना फॉलो करके अपने आप से कोई क्राइटेरिया बना रहे हैं कि चलो पेशेंट ने पल्पी जूस पिया है तो इसको 2 घंटे की हम फास्टिंग रखते हैं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि पेशेंट एस्पायरेट कर सकता है, और एस्पायरेशन अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। और एस्पायरेशन के चलते निमोनिया और लाइफ थ्रेटनिंग जो सिचुएशंस हैं वो हो सकते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, मतलब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आपका जो भी वाइटल्स होंगे वो वाइटल्स आपके क्या हो जाएंगे, अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, और हाई रिस्क विंडो फॉर हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन और एरिथमिया देखने को आपको मिल सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें तो इमरजेंस एंड रिकवरी डोमिनेटेड बाय नॉजिया, वोमिटिंग, पेन और डिलीरियम। नेक्स्ट बात करते हैं अब कार्डियोपल्मोनरी डायनेमिक एंड एयरवे इंटेग्रिटी। मतलब जो भी जनरल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो कार्डियोपल्मोनरी क्या रिस्क जनरेट हो सकते हैं, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के और आपके लंग्स पे क्या जो रिस्क देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल सकता है ट्रैकिया पे। साथ में लैरिंगोस्पाज्म और ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल सकता है। हाइपोवेंटिलेशन यानी रिस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। उसी से तो हाइपोक्सिया फिर आपको जनरेट होगा, और एटेलेक्टेसिस मतलब लंग्स कोलैप्स देखने को मिल सकता है, और एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स और एस्पायरेशन निमोनिया देखने को मिल सकता है। साथ ही
हाइपोटेंशन मोस्ट कॉमन है, और हाइपरटेंशन शॉक, हाइपरटेंसिव शॉक देखने को हमें मिल सकता है, जिसको एक तरीके से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। साथ में हार्ट पे जो है हमें एरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं किसके, जनरल एनेस्थीसिया के। किससे रिलेटेड, तो आपके जनरल सिस्टम्स के। किन सिस्टम से, तो कार्डियोवास्कुलर और पल्मोनरी सिस्टम्स के रिगार्डिंग। साथ में अगर हम सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, है ना, तो इसमें आपको दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, इसमें न्यूरोलॉजिकल इनकॉग्निशन देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है, तो न्यूरोलॉजिकल स्टेट और कॉग्निटिव रिकवरी में जो है वो दिक्कतें आएंगी। तो पोस्ट ऑपरेटिव कंफ्यूजन एंड डिलीरियम जो है वो देखने को मिल सकता है, पीक्स इन पोस्ट ऑपरेटिव फेज। साथ ही डिले रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है, यानी प्रोलॉन्ग क्लियरेंस ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है, और अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, यानी जो हम लोगों ने लाइट एनेस्थीसिया और डेप्थ एनेस्थीसिया, ये जो हमें देखने को मिला था, इस पे भी ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। साथ में बात करें प्रोसीजरल हार्डवेयर एंड पोजीशनिंग ट्रॉमा, तो क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जैसे आप सभी मतलब जो भी इस लेक्चर को देखते हैं मोस्टली नर्सिंग और ऑपरेशन थिएटर के स्टूडेंट्स होते हैं, और उनका जो प्राइमरी वर्क होता है ऑपरेशन थिएटर में वो क्या होता है कि ड्रग कार्ट मैनेजमेंट के साथ साथ आपको पेशेंट की पोजीशनिंग को भी क्या करना है, उसी तरीके से मैनेज करना है। यानी पेशेंट जब भी ओटी में आता है तो उसको अच्छे तरीके से पोजीशन देना है। अच्छे तरीके से पोजीशन देने का मतलब क्या है कि अच्छा फोटो आए, इस तरीके की पोजीशनिंग नहीं देनी है। आपको पोजीशनिंग देते वक्त ध्यान रखना है कि पेशेंट का कोई भी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन ना हो, ठीक है। तो किन तरह के अल्ट्रेशन हो सकते हैं ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, वो हम देखते हैं। तो लैरिंगोस्कोपी के चलते आपको डेंटल इंजरी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, जो कि किसका कॉम्प्लिकेशन है, इंटुबेशन ट्रॉमा का कॉम्प्लिकेशन है। आई इंजरी देखने को मिल सकता है आपको। मसल पेन ड्यू टू सक्सामेथोनियम एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, क्योंकि ये क्या कराता है, मसल फैसिकुलेशंस कराता है और पेन कराएगा। साथ में पेरिफेरल नर्व इंजरी देखने को मिल सकता है, अगर कोई बोनी पार्ट या कोई जो एक्सपोज नर्व होते हैं वो अगर डायरेक्ट ट्रॉली के कांटेक्ट में आए या ऑपरेशन थिएटर बेड के कांटेक्ट में आए और लगातार उस पर प्रेशर जो है फॉर्म होता गया लंबे समय के लिए, तो नर्व इंजरी हो सकता है, आम बात है। या इनएक्यूरेट पोजीशनिंग आपने दे दिया, उसके वजह से भी नर्व इंजरी ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट प्रेशर सोर्स और प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। तो प्रेशर सोर्स क्या होता है, या प्रेशर अल्सर्स भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। तो मैंने बोला कि जो भी बोनी प्रोमिनेंसेज है, इन बोनी प्रोमिनेंसेज का लगातार हार्ड सरफेस से एक्सपोज होगा, और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इश्केमिया डेवलप होगा और प्रेशर सोर्स जो होंगे वो डेवलप होंगे, या अल्सर जो है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड रीनल क्लियरेंस सिस्टम की बात करें, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैनल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोजिया एंड वोमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग, इसको लिखते हैं PONV, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकता है। हाईली प्रिवेलेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी फेज, एस्पिरेशन देखने को मिल सकता है। क्रिटिकल प्री ऑपरेटिव रिस्क इफ फास्टिंग इज इनएडिक्वेट, जिसका जिक्र हम लोगों ने पिछले स्लाइड में किया। रीनल और यूरिनरी पैनल की बात करें अगर आप, तो रिड्यूसेड यूरिनरी आउटपुट, आपने देखना कि जो भी जनरल एनेस्थीसिया रिसीव किए हुए पेशेंट होते हैं उनमें हम जो है वो क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट भी मेजर करते रहते हैं। ये भी एक बेस्ट इंडिकेटर होता है आपका कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम का। नेक्स्ट है रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड मॉनिटरिंग। और यूरिनरी रिटेंशन की बात करें तो कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन रिक्वायरिंग मैकेनिकल रिलीफ, है ना। तो आप क्या करते हो, पॉलिसिन फॉलिक कैथेटर डाल के रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर थ्रेट स्पेक्ट्रम, तो जो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया आप देखते हो, है ना, इसमें भी SCH सक्सिनाइल कोलिन हार्मोन या सक्सामेथोनियम जो है वो एक ड्रग है जो क्या करेगा, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया को ट्रिगर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथर्मिया क्या है,
तो इंसिडेंस की बात करें तो वेरी कॉमन इन ऑपरेशन थिएटर एनवायरनमेंट। तो आपने देखना कि जैसे ही पेशेंट को बेड पे लिटाया और पेशेंट का ड्रेपिंग हम लोग ने किया, तुरंत ही बॉडी वार्मर जो है पेशेंट से कनेक्ट करते हैं। साथ ही जो इटियोलॉजी जो कॉज है वो क्या है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर और पोर टेम्परेचर रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्लिनिकल सिविरिटी की बात करें तो रूटीन मैनेजमेंट रिक्वायर्स एक्टिव पेशेंट वार्मिंग। और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया की बात करें तो एक्सट्रीमली रेयरली होता है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। फेटल जेनेटिक रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय द स्पेसिफिक एनेस्थेटिक एजेंट्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी। एब्सोल्यूट मैकेनिकल इमरजेंसी, हाई मोर्टेलिटी विदाउट इमीडिएट इंटरवेंशन। तो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया को रिवर्ट करने के लिए आप डेंटरलिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हो। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एरर्स की बात करें तो ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है आपको देखने को मिलती है। वेरिएबल सेवरिटी और इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स टू इंडक्शन एजेंट्स, पैरालिटिक और एट्रिक। एनाफाइलैक्सिस की बात करें तो एक्यूट या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तो है ही, साथ ही सिस्टेमिक कोलैप्स और रिक्वायर इमीडिएट रिकॉग्निशन एंड एड्रेनलिन प्रोटोकॉल्स। तो अगर एनाफाइलैक्सिस जनरेट हो रहा है या एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं तो उसको जितना जल्दी हो सके आप असेस करोगे और उसको क्या करोगे, ट्रीट करने का प्रयास करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है द मास्टर कॉम्प्लिकेशन। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा, कार्डियोपल्मोनरी क्या चेंजेज होंगे, न्यूरोलॉजिकल, प्रोसीजनल ट्रमा क्या होगा, जीआई और रीनल रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और इम्यून और टेम्परेचर रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क में हम लोगों ने बांट दिया है। तो इससे एक ये जो क्वेश्चन एराइज होते हैं कि जो भी प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है जनरल एनेस्थीसिया के, है ना, तो किन सारे सिस्टम पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे एंजाइटी आपको देखने को मिल सकती है, और जीआई पे एस्पायरेशन, रिस्क और फास्टिंग आपको देखने के मिल सकता है। इंट्रा ऑपरेटिव की बात करें तो कार्डियोपल्मोनरी पे हाइपोक्सिया, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में अवेयरनेस, मतलब लाइट एनेस्थीसिया जिसको बोले, लाइट एनेस्थीसिया। और जो प्रोसीजनल ट्रमा की बात करें तो डेंटल इंजरी, आई इंजरी, नर्व इंजरी और प्रेशर अल्सर्स जो हम लोगों ने पढ़ा। और इम्यून और टेम्परेचर की बात करें तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया टेम्परेचर का कंसर्न है। पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क की बात करें तो इन सब में आपको रिस्क देखने को मिलेगा। कार्डियोपल्मोनरी पे एटेलेक्टेसिस और न्यूमोनिया डेवलप होने को हो सकता है, और न्यूरोलॉजिकल में डिलीरियम, डिले रिकवरी, कोग्निटिव डिस्फंक्शन, मसल पेन, प्रेशर सोर्स, पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया एंड वोमिटिंग, यूरिनरी रिटेंशन और हाइपोथर्मिया जो है देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमारे चैनल के थ्रू आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, या वेंट एंड वाइटल के व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और अपना कमेंट हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसके माध्यम से आप लोग जुड़ के और अपना जो है कमेंट हमें दे सकते हैं और हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के जो कमेंट का माध्यम होता है उसमें आप कमेंट करके और हमसे आंसर पा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।